चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। देखो इसके कुछ स्टार्टिंग जो टॉपिक थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कल हम लोग फैट के बारे में पढ़े थे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। ठीक, पोषण भी पढ़ लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं ध्यान समझना। देखो प्रोटीन हम लोग पढ़े थे पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हम बताते हैं, न्यूट्रिएंट्स मेनली यानी कि जो ये होते हैं पोषक तत्व मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, एक हम लोग फैट यानी वसा पढ़ चुके हैं, एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि बस कार्बोहाइड्रेट है, हिंदी अंग्रेजी सेम था, ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पढ़, इसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है ध्यान से, हमारे शरीर में होने वाले समस्त, जैसे कि वृद्धि हो रहा है या हमारे शरीर में कोशिकाएं में टूट फूट हो रहा है, तो इन सभी का मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करते हैं। कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। बात समझ रहा है। और प्रोटीन कैसा है, तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है, यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह किसका यौगिक है, तो याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये क्या होता है, यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। इसकी संरचनात्मक एकल क्या होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यानी जैसे हम कहें हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हमारा संरचनात्मक इकाई क्या होगा, कोशिका। क्या होगा। इसी तरह प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो अमीनो अम्ल से। किससे मिलकर बनाता है, तो अमीनो अम्ल उसका क्या कहलाएगा, संरचनात्मक इकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरचनात्मक इकाई। बात सुना रहा है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में सभी एंजाइमों को बनाने में मदद करता है। क्या करता है, एंजाइमों को बनाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। आगे देखो, तो प्रोटीन क्या होते हैं, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और यह सभी प्रकार के एंजाइमों को का निर्माण करता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रोटीन एंजाइमों को निर्माण करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है, ना प्रोटीन का। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों को का निर्माण करने में सहायता करता है। बात समझ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, तो क्या बताओगे, प्रोटीन। कौन है, प्रोटीन। यह शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है, तथा यह वृद्धि में सहायता करता है। ये तो बचपन से लोग पढ़ जा रहे हैं कि प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, शरीर को वृद्धि करता है, ये सब किसका काम होता है, प्रोटीन का। ये तो लोग बचपन से पढ़ता है, इतना बार पढ़ चुके कि अब हमें नींद वगैरह पूछते प्रोटीन क्या करता है, कि शरीर वृद्धि करता है। क्या करता है, शरीर वृद्धि करने में और हमारे कोशिकाओं में टूट फूट में मदद करता है। एक चीज याद रखना कि यह एंजाइमों को के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। बात समझ आ रहा है। अब अगला देखो, प्रोटीन का संरचनात्मक एकल क्या होता है, अमीनो अम्ल। ये देखो 2 चीज समझ में आया। प्रोटीन का संरचनात्मक एकल क्या होता है, अमीनो अम्ल। यानी ढेर सारे अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है। अब अगला, सजीवों की जीव द्रव। जीव द्रव मतलब कोशिका के अंदर का समस्त जीवित पार्ट। याद रखना, कोशिका के अंदर का समस्त जीवित पार्ट क्या कहलाता है, हमारा जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। बात समझ रहा है। कोशिका हम बताए थे, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव होता है। तो कोशिका है, कोशिका वो क्या बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं उसे, नहीं जी, अरे यार, कोशिका के ऊपर जो होता है द आउटर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। हाँ, कोशिका झिल्ली ना, सेल मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का समस्त जीवित पार्ट क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य कुल मिला के कितने प्रकार के प्रोटीनों अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। तो टोटल लगभग कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के। इन 20 में से 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। हमारा शरीर क्या करता है, स्वयं करता है। जबकि 10 अलग जो अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अलग प्रकार के अमीनो अम्ल, वो भोजन द्वारा हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। तो जो अमीनो अम्ल हमारा शरीर स्वयं बनाता है उससे बोलते हैं हम लोग अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं, अनावश्यक, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो
एसिड, और जो बाहर से ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जो 10 अमीनो अम्ल हमारा शरीर स्वयं बनाते हैं, लिखे नहीं है तो लोग अपने से लिख लेना, ठीक है। 10 अमीनो अम्ल हमारा शरीर जो निर्माण करता है, जो हमारा शरीर स्वयं निर्माण करता है, उसे क्या बोलता है? अनावश्यक, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ है, लेकिन भाई कहते ना घर का मुर्गी साग बराबर, तो जो घरे का है उसका कोई जरूरत नहीं है, जो बाहर से ले उसका जरूरत है। बात समझ आ रहा है? तो जो शरीर में बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल। और जो हमारे शरीर में बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवश्यक अमीनो अम्ल या इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो इसका कार्य क्या होता है, तो भाई मुख्य कार्य हमें पहले बता दिए कि यह जटिल का ये क्या होता है? एंजाइमों का, सभी प्रकार के एंजाइमों में निर्माण में सहायता करता है। दूसरा करते हैं शरीर में होने वाली टूट फूट में मरम्मत करता है। तीसरा होता है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। 3 हो गया इसे, और तो यहाँ से ये मेन है। ये क्या है? मेन है। पहला हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो ब्लड में होता है, क्या होता है? आरबीसी में। पता है ना आरबीसी का कलर रेड कलर क्यों पाया जाता है? तो याद रखें हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट कारण। हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, नहीं खून की कमी जिसको बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। बात सुना रहा है? नहीं, लड़कियों में ज़्यादा हो जाता है, लड़कों में थोड़ा सा अमूमन कम होता है, लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एनीमिया रोग। इसलिए डॉक्टर ने आयरन की गोली देखती, काला कलर का गोली मिलता है वो खाने के लिए। जाओगे तो क्या है, तो देखेंगे आँखियाँ इसे देखेंगे, अच्छा नाखून जिद का, अच्छा ठीक है, तुमको बताएंगे नीलम से क्या लिख देंगे? आयरन की गोली लिख देंगे, एक पत्ता ये ले लेना, इसको सुबह एक दिन में एक बार खाना, 30 दिन तक खाना, लिख के दे देते हैं। इसको एक दिन में एक ठो खाना और 30 दिन तक खाना, लगातार 30 दिन तक खाते रहो इसको। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन क्या करता है? ब्लड में रहता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये पहला इसमें याद रखना, एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का। बात समझ रहा है? अगला एक तो इसको त्याग में, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम बताए WBC में ये सब पाए जाते हैं। किसमें? WBC वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमें पता है ना, श्वेत रक्त, अरे यार प्लेटलेट्स होता है ना, हमारा ब्लड का थक्का जाना है प्लेटलेट्स। अब WBC नहीं, प्लेटलेट्स का कार्य होता है, ठीक है। हम गलती से बोल दिए WBC, ठीक है। WBC का तो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना, ठीक है। तो ब्लड का थक्का जमाने का काम किसका रहता है? प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स के अंदर कुछ प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है, तो वो हम गलती से बोल दिए WBC ना, तो WBC में क्या रखोगे? तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, यह जो प्रोटीन होते हैं किसमें पाते हैं? प्लेटलेट्स में। यह प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारे जो हमारा कहीं टूट कहीं कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होता है, कुछ देर बाद वहाँ पपड़ी जम जाए, क्या जम जाएगा? पपड़ी, और ब्लीडिंग वो रुक जाता है। तो ये ब्लड को थक्का जमाने काम कौन करता है? तो याद रखना, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यह प्रोटीन है जो क्या करते हैं? ब्लड का थक्का जमाने में मदद करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करते हैं, जिसको डिटेल में भी हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे ना, परिवहन तंत्र हम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ना है। तो हमारा डिटेल में सब जो हम बोल रहे हैं ना कि अब देखो एंजाइम के बारे में डिटेल में लगा पढ़ेंगे, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर आप पूरा बता दी, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सुन लो। क्या चीज़ पहला हम बताएं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन परिवहन में करने में सहायता करता है। दूसरा का थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता है? यह थक्का जमाने में, जो हमारा ब्लीडिंग जहाँ होता है, जहाँ पे खून बह रहा है, तो उसको थक्का जमा के रोकने में सहायता करता है। कौन है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। किसी को दिक्कत? इसको लिख लो। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यह न्यूट्रिएंट्स का लास्ट टॉपिक, अरे नहीं इसके बाद लास्ट रहेगा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में लास्ट पढ़ेंगे, ये सेकेंड लास्ट है, ठीक है। तो विटामिन क्या होता है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, और यह शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा कार्य करता है, अर्थात रोगों से बचाता है। तो विटामिन क्या करता है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है। हमारे से क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। इसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज होता है। क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज। तो याद रखना कि अपूर्णता रोग किसकी कमी से हो जाता है? इसी विटामिन की कमी से। जैसे हम लोग घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। और क्या हो जाता है?
जैसे एक रतौंधी, नहीं पता, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आना। तो ये एग्जांपल है, मैं रतौंधी लिख दिया। रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, नहीं मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। बात समझ रहा है? तो अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, मतलब एकदम सिंगल परसेंट टाइप का। ठीक है, तो ये अलग अलग विटामिन की कमी से क्या होता है? अलग अलग रोग हो जाता है, अलग अलग क्या होता है रोग, जिससे हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, जल में घुलनशील। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन किस में घुल जाते हैं? वसा में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं? वसा में घुल जाते हैं। तो याद रखना। देखो तुम लोग कैसे याद करोगे, अगर तुम लोग जल को पढ़ोगे तो कहोगे ज ल, खत्म। वसा को पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे ना, व सा क्या पढ़े हो? देर तक नहीं बोलते, सा रे होता है कि नहीं? तो वसा, तो वसा लंबा है। वसा क्या है? लंबा है। तो लंबे वाले में आता है ए डी ई के। वसा में कौन है जगह? ए डी ई के। और जल में छोटा है तो बस बी सी। कौन हो गया? बी सी। तो याद रखना तुम ऐसे, विटामिन बी सी और ए डी ई के, ए डी ई के। तो बी सी जल में घुलनशील और ए डी ई के वसा में घुलनशील। बस ऐसे याद रखना। बात समझ रहा है? तो जल में घुलनशील कौन हो गया? विटामिन बी सी। और वसा में घुलनशील कौन हो गया? ए डी ई के। बात समझ रहा है? ठीक। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। ये विटामिन के बारे में कहानी खत्म। ठीक है, अब अगला किसी बारे में पढ़ेंगे। अब विटामिन का कार्य पूछ रहे थे, बता देना। यह शरीर की प्रतिरक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, विभिन्न प्रकार के मतलब कि इसकी कमी से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसका टेबल अभी हम देंगे, टेबल बना लेना इसका ना। इसका टेबल हम भेज देंगे इसका पीडीएफ ग्रुप में, तो उससे तुम लोग बना लेना। ठीक है, उसमें तुम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B2 का क्या नाम है, B3 का क्या नाम है, विटामिन सी को किस नाम जानते हैं, विटामिन ए को किस नाम जानते हैं। ये सब अलग अलग तुम लोग नाम भी लिखना है। बात समझ रहा है? ठीक। अब वो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, वो लिख लेना। ठीक है, अब अगला हमारे शरीर का, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जल के बारे में। किस बारे में? जल और खनिज के बारे में। पहले जल के बारे में देख लेते हैं। हमारे शरीर का 45 से 80% भाग क्या होता है? जल है। 45 से 80% भाग जल है। हम बताए थे ना, कोशिका जब पढ़ाए थे बताए थे, कोशिका में एक थैली होती है, इसमें क्या होता है? जल भरा होता है। क्या भरा होता है? जल। 45 से 80% भाग क्या होता है? जल होता है। यह भोजन के पचाने में सहायता करता है। भाई भोजन को डाइजेस्ट करने में कौन सहायता करता है? जल ही सहायता करता है। ठीक है, यह परिवहन करने में सहायता करता है। जैसे ब्लड जो रहता है, तो हम बताए थे ब्लड में, ब्लड कैसे भाई, ब्लड तो एकदम कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं को बहाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। बात समझ रहा है? तो जल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने में भी सहायता करता है। बात समझ रहा है? यह शरीर का ताप नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? वाटर करता है। तभी लोग गर्मी से बाहर, गर्मी में कहीं धूप में बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं हमें थोड़ा सा पानी घर से पी कर जाना चाहिए, जिससे कि धूप हम लोग को न लगे। नहीं कहते जूस लिक्विड पीजिए, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर रहेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहेगा, हमें धूप लगने नहीं देगा। अब अगला खनिज लवण क्या करता है? खनिज लवण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायता करता है। जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस क्या करता है? हड्डी और दांत बनाने में सहायता करता है। इस तरह से हमारा 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खत्म है। 5 प्रकार न्यूट्रिएंट्स खत्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये समझना है तुम लोग को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ यानी खाना हम लोग कितने अलग अलग प्रकार से हम लोग को मिलता है। खाने की अलग अलग कौन सी विधियाँ हैं? कौन सी विधियाँ? न्यूट्रिएंट्स सब लोग किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? इसको लिख लो। अभी इसका चार्ट हम भेज देंगे तुम लोग को।